हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ओल्ड स्कूल ट्यूटर। आज जो है हम अपनी क्लास जो है शुरू करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से। ये हमारे कंपनी रूल का सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसी क्लास में जो है हम चार्टर एक्ट ऑफ 1853 भी डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी जो है आपको बताया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, उसका जो ग्राफ है सेंट्रलाइजेशन का वो कुछ ऐसे चला। ठीक है, शुरुआत होती गई और सेंट्रलाइज जो है पावर होता गया, और पीक पे जो है जिसको हम फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसके बाद जो है वापस डिसेंट्रलाइजेशन होती गई पावर की, और डेलीगेशन ऑफ पावर्स जो है वो डिसेंट्रलाइज होता गया। जो डेलीगेशन ऑफ पावर जो है नीचे नीचे अथॉरिटीज को जो है दिया गया। तो पहले हम बात करेंगे सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन सिंपली होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स है वो किसी एक बॉडी में जो है चला जाए, और उनको जो है डिसीजन मेकिंग पावर जो है उनका बढ़ जाए। ठीक है, तो ये जो है ये माना जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है इट इज द फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इसके बाद जो है डिसेंट्रलाइजेशन शुरू होती गई। अब हम देखेंगे कि कैसे। पहले ही जो है जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसका नॉमेनक्लेचर जो है वो चेंज होके हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नॉमेनक्लेचर तो आप जिस नाम से किसी को बुलाते हैं दैट इज द नॉमेनक्लेचर। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है इसको बुलाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो इसका काउंसिल होता था उसको बुलाया गया इंडियन काउंसिल। तो अब आप पूछेंगे नाम चेंज करने से जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स कैसे हुआ। बट सिर्फ नॉमेनक्लेचर नहीं हुआ, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इसको सारी लेजिस्लेटिव एंड मिलिट्री पावर्स दे गए, और इसकी वजह से जो है जो गवर्नर्स थे मद्रास एंड बॉम्बे, उनके लेजिस्लेटिव पावर जो है कम हो गया। तो हेंस दिस वाज अ स्टेप फॉर सेंट्रलाइजेशन टुवर्ड्स द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद सबसे पहला जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? इट वाज विलियम बेंटिक। रिमेंबर दिस, remember this which are associated with the Charter Act of 1833. So this was a major step for the centralization. इसके बाद क्या हुआ कि और एक नॉमेनक्लेचर में चेंज आया। इससे पहले जो भी लॉज बनते थे उनको रेगुलेशंस बुलाते थे, बट इसके बाद जो लॉज को है एक्ट्स बुलाया गया। ठीक है, उसके बाद जो है और एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो हुआ इसमें, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया बुला सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये जो सेटअप हुआ ये हुआ 1834 में अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसका क्या काम था? इसका ये काम था कि जो भी लॉज बने हैं अभी तक उनको आप कोडिफाई कीजिए, कि कहीं पे जो है उनको आप लिख दीजिए, राइट देम डाउन। ठीक है, दिस वाज द वर्क असाइंड टू द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो है चेयरमैन जो है था लॉर्ड मैकॉले। वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिहाज से, कि पहला लॉ कमीशन कब आया? 1834 में। किसके तहत आया, किसके अंडर आया? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और पहला जो है पहले लॉ कमीशन का जो चेयरमैन था वो कौन था? लॉर्ड मैकले। यहाँ पे जो है फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, और इसमें एक कंफ्यूजन होता है, इसके साथ आता है और एक क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है,
दीज आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस। इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला लॉ कमीशन है वो 1955 में आया, ठीक है। ये वाला 1834 में आया, वो 1955 में आया, ठीक है। उसका इसका चेयरमैन जो है लॉर्ड मैकोले है था, और इस वाले का चेयरमैन जो है एमसी सीतालवाद थे। तो अब क्योंकि लॉ कमीशन पे बात कर ही रहे हैं, अभी तक पीछे 21 लॉ कमीशन जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में आए, 21। अभी जो है 22nd को एस्टैब्लिश किया गया है। और लॉ कमीशन जो है ये ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। लॉ कमीशन इज नाइदर अ स्टैट्यूटरी बॉडी नॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लॉ कमीशन को जो है सेटअप जो है कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट करती है, और 3 साल के लिए जो है फॉर द टर्म ऑफ 3 years इसको सेटअप किया जाता है, ठीक है। दिस वाज अबाउट द लॉ कमीशन इंडिपेंडेंट इंडिया। जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं इनको आप एक बार फिर से देख लीजिए। इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का, वो ये है कि गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे मेजर्स ले लो जिससे स्लेवरी मिटिगेट हो। मिटिगेशन होता है असर कम करना, ठीक है, टू रिड्यूस इन फोर्स और पावर। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में जो लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये पहला एक्ट था जिसमें स्लेवरी के अगेंस्ट जो है मेजर्स लिए गए इसको मिटिगेट करने के लिए, ठीक है। तो गाइस दिस वाज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नाउ विल गो फॉर चार्टर एक्ट ऑफ 1853। So students, now the last topic of the company's rule, which is the Charter Act of 1853। इससे पहले जो है धीरे धीरे चार्टर एक्ट्स के तहत उनके अंडर सेंट्रलाइजेशन होती रही, और यहाँ से जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गई, ठीक है। पावर जो है या डिसीजन मेकिंग में जो है ज़्यादा लोग का या ज़्यादा बॉडीज़ का जो है इंक्लूजन होता गया, और ये पावर जो है डिसीजन मेकिंग का ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहा एक ही जगह, ठीक है। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन के लिए पहला स्टेप क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल था उनके जो काउंसिल्स थे उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स हुआ। किस किस चीज़ में? जो फंक्शंस है वो डिवाइड की गई, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है, इससे पहले भी हमने एक तरीके का सेपरेशन ऑफ पावर्स पढ़ा था, उसको और इसको कंफ्यूज नहीं करना है। उसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो फंक्शंस थे उनको सेपरेट किया गया था, और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स किस में हुआ? जो काउंसिल्स थे उनके एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे, मतलब जो सेंटर में जो लेजिस्लेचर्स थे, प्रोविंशियल नहीं, जो सेंटर में थे, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। जो सेंट्रल में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे उसमें अलाउ की गई रिप्रेजेंटेशन किन की? इंडियंस की, इंडियन रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले किसी भी लेजिस्लेचर में जो है, जो अंडर ब्रिटिश कंट्रोल था, उसमें इंडियंस को जो है कोई रिप्रेजेंटेशन, जो नेटिव्स हैं इंडिया के, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था। लेकिन पहली बार जो है सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें
इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन मिली, कैसे मिली और क्या रूल्स थे, क्या प्रोसीजर्स थे, इलेक्ट होते थे, अपॉइंट होते थे, ये हम हिस्ट्री के मॉडर्न इंडिया पार्ट में पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2। ना पॉइंट नंबर 3, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको हमने उसमें पढ़ा था अभी तक कि हर 20 साल में उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करने का, ट्रेड करने का या टेरिटरीज को ऑपरेट करने का, वो हर 20 साल में उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता था। बट अब क्या हुआ, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में उनको इंडेफिनिटली जो है या नो स्पेसिफिक टाइम कॉन्ट्रैक्ट था, वो रिन्यू हुआ मगर उसमें कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया कि कब तक रहेगा। ठीक है, कोई 20 साल वगैरह उसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद चौथा जो आया, ओपन सिविल सर्विसेज, सॉरी ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विसेज। ठीक है, और इसमें जो है, इसमें भी इंडियंस को अलाउ किया गया कॉम्पीट करने को। ठीक है, दिस वाज आल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम कि जो सिविल सर्विसेज जो ब्रिटिशर्स जो है कंडक्ट करते थे ब्रिटिश इंडिया में, उसमें इंडियंस को पहली बार जो है अलाउ किया गया कंपीट करने के लिए। और इसी के अंडर एक कमेटी बिठाई गई जिसको चेयर कर रहे थे मैकॉले। ठीक है, तो उसको मैकॉले कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते थे, मैकॉले कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज। ये कब सेटअप हुई? 1854 में। ठीक है, तो किसके अंडर? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दीज वर द 4 मेन पॉइंट्स ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1853। आई होप अभी तक जो हमने कंपनी रूल में पढ़ा आपको सब समझ आया होगा। आपको अगर समझ नहीं आया है या कोई प्रॉब्लम है या आप कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं, क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट हो सकता है जिसको इस पैटर्न पे समझ ना आया हो, वो जिस भी तरीके का जो है मॉडिफिकेशन चाहता है, या तो आप अपना फ़ोन नंबर कमेंट्स में डालें, हम आपको अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। आप उसमें एक तो आपको एक्सेस मिलेगा मटेरियल वगैरह का जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और जो आगे लेक्चर सीरीज़ है उसमें सबसे पहले हम उसी में अपने लेक्चर का जो है लिंक अपडेट करते हैं, और आपकी जो रिकमेंडेशंस होगी क्लासेस को लेके वो भी है उसमें कंसिडर की जाएगी। ठीक है, या तो आप कमेंट्स में अपना फ़ोन नंबर लिखिए, या तो 9469000988 इस नंबर पे आपको सिर्फ लिखना है ओल्ड स्कूल ट्यूटर, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे। उसके बाद जो क्वेरीज आपकी होंगी वो हम उसमें एड्रेस करेंगे। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।